नमस्कार, मैं शैलजा दुगोलिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवलिया सड़क। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित विषय के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। अध्याय की पुनरावृत्ति में हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल करने के लिए पहली आलेखी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा वर्गीकरण विधि। चारों विधियों पर चर्चा करने से पूर्व हम देखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित स्मरणीय मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। पहला, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं एवं चर की अधिकतम घात 1 होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो चर है तो दो चर ही होंगे। रैखिक शब्द का संबंध हमेशा चर की अधिकतम घात 1 से ही होता है। जहां भी आपको गणित में रैखिक शब्द दिखे तो आप समझ जाइएगा चर की अधिकतम घात 1 होगी। अगला हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ x y चर है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ पे x का गुणांक और y का गुणांक कभी शून्य नहीं हो सकता है। यदि ये गुणांक शून्य हो जाएंगे तो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगला हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को निम्न प्रकार लिखा जाता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। आगे देखते हैं प्रत्येक रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण सरल रेखा होता है। अर्थात यदि हम रैखिक समीकरण को बिंदुओं के माध्यम से ग्राफ पर निरूपित करें तो हमें जो ज्यामितीय आकृति मिलेगी वह एक सरल रेखा होगी। इस प्रकार से हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। हम पहली विधि आलेखी विधि ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। यहाँ मैंने रैखिक समीकरण युग्म लिखा हुआ है a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला समीकरण है ये। a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये दूसरा समीकरण है। हमें इस बात पर विचार करना है यदि इन दोनों समीकरणों को सरल रेखा के रूप में व्यक्त किया जाए तो आलेखी निरूपण कितने प्रकार से मिल सकता है। बच्चों, पिछली स्लाइड में मैंने रैखिक समीकरण युग्म लिया, उसमें हमें दो समीकरण प्राप्त हो रहे थे रैखिक समीकरण। उन रैखिक समीकरणों का हमने ग्राफीय निरूपण करने की कोशिश की है और मैंने ये जानने की कोशिश की है कि अगर हम उन रैखिक समीकरण युग्म को सरल रेखा के रूप में व्यक्त करें तो हमें कितनी स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। ये मेरे विचार करने पर मुझे 3 स्थितियां मिली हैं। पहली स्थिति मुझे मिली है कि यहाँ पे सरल रेखा M सरल रेखा N को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात ये बिंदु A सरल रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि सरल रेखाएं जब परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। हम चित्र क्रमांक 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सरल रेखा M सरल रेखा N पर संपाती है, तो यहाँ पर प्रत्येक बिंदु दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में समीकरण युग्म के अनंतता अनेक हल होंगे। यहाँ हम चित्र क्रमांक 3 में देख रहे हैं सरल रेखा M और सरल रेखा N परस्पर समानांतर है, तो इस परिस्थिति में इनका कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है कि उभयनिष्ठ हो, तो हम कह सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद करना बहुत ही आवश्यक है। प्रतिच्छेद करना जिससे एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त हो। मुझे लगता है आप सभी को ये तीनों स्थितियां समझ आ गई होंगी। आलेखी विधि को समझने के लिए स्क्रीन पर मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है।
हमें ग्राफी विधि के द्वारा एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम प्रश्न से ही लिख लेते हैं। दिया में पहला हमें दिया है 5 पेंसिल का मूल धन 7 कलमों का मूल बराबर 50 रुपए। दूसरा 7 पेंसिल का मूल धन 5 कलमों का मूल बराबर 40 रुपए। ये हमने प्रश्न से लिखा है। हमें ज्ञात क्या करना है? एक पेंसिल का मूल और एक कलम का मूल। हमें जो ज्ञात करना है, सबसे पहले हम मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल x रुपए है, एक कलम का मूल y रुपए है। अब ये जो x और y मैंने माना है, तो दिया में दो संबंध हमने स्थापित किए थे। इन संबंधों में हम इनको पुट करेंगे, रखेंगे। कैसे? 5 पेंसिल में एक पेंसिल के मूल का गुणा कर दो तो 5x, 7 कलम में एक कलम के मूल का गुणा कर दो तो 7y। तो हमारा संबंध क्या बन गया? समीकरण 5x धन 7y बराबर 50। और दूसरा भी इसी प्रकार बन जाएगा 7x धन 5y बराबर 40। इस प्रकार हमें एक रेखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया है। हम पहले वाले को नंबर 1 और दूसरे वाले को नंबर 2 डाल देंगे। पिछली स्लाइड के समीकरण 5x धन 7y बराबर 50 से हम 7y बराबर 50 ऋण 5x प्राप्त करेंगे। हमने 5x को पक्षांतर कर दिया है। इसके बाद हमने जो 7y है, 7 को मैंने 3 गुणा कर दिया तो क्या प्राप्त हुआ? y बराबर 50 ऋण 5x पूरे का बटे 7। इसको नंबर 3 डाल दिया। यह हमने इसलिए ऐसा किया है, x की वैल्यू मन से रखेंगे और इसे सॉल्व करके हम y की वैल्यू लेके आएंगे। देखिए कैसे करते हैं। समीकरण 3 में x का ऋण 4 रखने पर हमने ऋण 4 रखा x के स्थान पे, तो ऋण 4 ने 5 से गुणा किया तो 20 धन का 20, 50 धन 20 70, भाग करेंगे 10 आएगा। अगला हम लिख रहे हैं x का 3 रखने पर y बराबर 50 ऋण 5 गुणे 3, 3 5 15, तो 50 में से 15 जाएंगे 35, 35 को 7 से भाग दिया 5। इसी प्रकार x बराबर 10 रखने पर y बराबर 50 ऋण 5, x के स्थान पे 10 रख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? 0। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू या -4 तो y 10 मिल रहा है, x 3 है तो y 5 मिल रहा है, x 10 है तो y 0 मिल रहा है। इस प्रकार हमें 3 बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न को आगे हल करने के लिए हम समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 है हमारा 7x धन 5y बराबर 40। हम 7x को पक्षांतर करेंगे तो आएगा 5y बराबर 40 ऋण 7x। अगले स्टेप में जो 5y है, इस 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? दाहिने पक्ष में, तो हमें मिलेगा y बराबर 40 ऋण 7x पूरे का बटे 5। इसे हम नंबर 4 डाल देंगे। हम यहाँ पर x की वैल्यू स्वयं अपने मन से रखेंगे। तो हमने पहला वैल्यू रखा x 0, वैल्यू रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 9.2। x और 3 रखने पर हमें y का मान क्या मिलेगा? 5। x और 8 रखने पर हमें y का मान क्या मिलेगा? ऋण 2। इस तरीके से हम 3 बार x के मान रखते हैं तो 3 हमें y की वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ देखिए एक टेबल मैंने तैयार कर ली है। x का मान 0 आ रहा है तो y का 9.2 है। x का मान 3 रखा तो y 5 आ रहा था, x 8 रखा तो y ऋण 2 आ रहा था। तो हमें 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 0.9.2, दूसरा बिंदु 3,5 और तीसरा बिंदु 8,-2। आप देख रहे हैं पिछली स्लाइड में प्राप्त समीकरण 1 के बिंदु और समीकरण 2 के बिंदुओं को स्क्रीन पर मैंने लिख लिया है। इन बिंदुओं को मैं ग्राफ पेपर पर निरूपित करूंगी। ये मेरा ग्राफ पेपर है और मैं बिंदुओं को निरूपित कर रही हूँ। ये मैंने बिंदुओं को निरूपित कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। इन बिंदुओं को मिलाया हमें दूसरी सरल रेखा प्राप्त हो रही है। ये सरल रेखा हमारा समीकरण 1 को प्रदर्शित कर रहा है, ये समीकरण 2 को। ये दोनों सरल रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जिसके निर्देशांक है 3, 5। हम पिछली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। यदि किसी आलेखीय निरूपण में दो सरल रेखाएं
परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। तो हम कह सकते हैं जो x निर्देशांक है और जो y निर्देशांक है वो हमारे समीकरण के हल हैं। अर्थात एक पेंसिल का मूल x बराबर 3 रुपए और एक कलम का मूल y बराबर 5 रुपए है। इस प्रकार हम आलेखीय विधि द्वारा रेखिक समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हैं। हमारी दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करना होता है। इस विधि को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। प्रश्न है निम्न रेखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हमारा रेखिक समीकरण युग्म है x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। सबसे पहले हम वही करते हैं, क्या दिया है लिख लिया मैंने। एक समीकरण युग्म x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। हमें ज्ञात क्या करना है, समीकरण के हल, मतलब x का मान और y का मान। आगे चलते हैं। हमने पहले वाले समीकरण को 1 नंबर डाल दिया था, दूसरे वाले समीकरण को 2 नंबर। हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, x धन y बराबर 14 लेंगे, x को दाहिने पक्ष में लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर 14 ऋण x, इसको नंबर 3 डाल देंगे। पिछली स्लाइड में जब हमने y बराबर 14 ऋण x निकाला था वह मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या था, x ऋण y बराबर 4। हम क्या करेंगे, x के स्थान पर x रहेगा, ऋण के स्थान पर ऋण। ये जो y दिख रहा है इसके स्थान पर रख देंगे 14 ऋण x, क्योंकि y को हटा रहे हैं उसके ही बराबर वैल्यू को रख के, है ना। y कब हट रहा है, जब उसके बराबर एक वैल्यू उसके पास है, उस वैल्यू को हमने रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेप, x ऋण जो बाहर वाला है वो अंदर वाले कोष्टक के प्रत्येक पद से गुणा करेगा, ऋण 14 से भी गुणा करेगा और ऋण x से भी गुणा करेगा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x ऋण 14 ऋण का ऋण से गुणा धन x बराबर 4। अगला स्टेप हो जाएगा 2x ऋण 14 बराबर 4। अगला हो जाएगा 2x बराबर 4 धन 14। इस 14 ने क्या पक्षांतर ले लिया है। अब यहाँ पे आएगा 2x बराबर 18, मतलब कि 2x बराबर 18। फिर आएगा इस 2 को हम दाहिने पक्ष में त्रिया गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 18/2। इसको आगे हल करेंगे तो x का मान कितना हो गया, 9। अब हम देखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा क्या था, y बराबर 14 ऋण x। इसमें हमने मान रखा y बराबर 14 ऋण x के स्थान पे क्या रख दिया, 9। तो हमें हल करने पर क्या आया, y बराबर 5। अब ये हमें x का मान भी मिल गया है और y का मान भी मिल गया है। हम यहाँ पर बता देंगे कि रेखिक समीकरण के हल x बराबर 9, y बराबर 5 है। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके रेखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कर सकते हैं। हमारी तीसरी विधि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि में एक चर को विलुप्त करके दिए गए 2 चर वाले रेखिक समीकरण को एक चर वाले समीकरण में प्राप्त करते हैं। विलोपन विधि में चर को विलुप्त करने के लिए निम्न 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप लोग बहुत ध्यान से इन 2 पॉइंट्स को दिमाग में डाल लेना। पहला है विलुप्त होने वाले चर के गुणांक संख्यात्मक रूप से समान होना चाहिए। दूसरा है विलुप्त होने वाले चर के चिन्ह असमान होना चाहिए। हम आगे आने वाली समस्याओं में इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखेंगे। बच्चों, पिछली स्लाइड में मैंने आपसे बोला था विलोपन विधि को उपयोग में लाने पर आपको 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात है विलुप्त होने वाले चर के गुणांक संख्यात्मक रूप से समान होना चाहिए, विलुप्त होने वाले चर के चिन्ह असमान होना चाहिए। मैं आपके सामने पहले स्थिति रख रही हूँ। इस स्थिति में दोनों शर्तों का पालन हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं हम जिन 2 समीकरणों की बात कर रहे हैं वहां पे
विलुप्त होने वाले पद यानी बाय चर को हमें विलुप्त करना है, उसके गुणांक भी समान है, एक एक गुणांक है दोनों में और चिन्ह असमान है। तो इन दोनों बातों का यहाँ पालन हो रहा है, तो हम इसे विलुप्त कर देंगे। इस तरीके से x का मान 3 प्राप्त होगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, 6 धन y बराबर 7, तो y बराबर 7 ऋण 6, यहाँ साइड चेंज कर लिया, पक्षांतर हो गया, तो y का मान मिलेगा 1। अब हम दूसरी स्थिति को देखते हैं। यहाँ मेरे पास पुनः 2 समीकरण है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ विलुप्त करने वाले जो मैं विलुप्त करूंगी y को, तो y के गुणांक दोनों समीकरणों में सेम है, परंतु चिन्ह समान है। अब चिन्ह समान है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाने का तात्पर्य समीकरण 2 के दोनों पक्षों के सभी पदों का चिन्ह बदल देंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, x बराबर 5। x का ये मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर 2 गुणित 5 धन y बराबर 7, 10 धन y बराबर 7 और y का मान क्या आएगा, ऋण 3, क्योंकि यहाँ 10 को हमने पक्षांतर कर दिया, तो ऋण 10 में से जब 7 जाएगा तो ऋण 3 बचेगा। तीसरी स्थिति हमारे पास है, यहाँ पर विलुप्त होने वाले चर y का ना तो गुणांक समान है, जबकि उन पदों के चिन्ह समान है। दोनों ही बातों का यहाँ पालन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दूसरे समीकरण का जो y का गुणांक है वो समीकरण 1 के दोनों पक्षों के सभी पदों में गुणा करेगा, और समीकरण 1 का जो y का गुणांक है वो दूसरे समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों में गुणा करेगा। इस प्रकार फिर हम क्या कर देंगे, क्योंकि चिन्ह समान है ना, असमान बनाने के लिए जो नीचे वाला समीकरण है इसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल देंगे। धन का 4 ऋण का 4x हो जाएगा, ऋण का 6y धन का 6y हो जाएगा और धन का 18 ऋण का 18 हो जाएगा। और इस तरीके से ऋण का 6y धन के 6y को काट देगा, कैंसिल कर देगा और विलुप्त हो जाएंगे और हमें मिलेगा -x बराबर 3। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर -3, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में जब हम रखते हैं तो y का मान हमें क्या मिलेगा, -5। इस प्रकार से हम विलोपन विधि में इन दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। हम एक को प्रश्न लेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। x धन y बराबर 5, 2x ऋण 3 बराबर 4। यहाँ मैं रैखिक समीकरण युग्म को लिखकर पहले समीकरण को 1 नंबर दे दूंगी और दूसरे समीकरण को 2 नंबर, और ज्ञात करने में लिखूंगी विलोपन विधि से समीकरण के हल ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि हमें y को विलोपित करना है, तो गुणांक समान नहीं है, चिन्ह असमान है, पर गुणांक का y के जो गुणांक है उनके संख्यात्मक मान समान नहीं है। तो इस कारण हम समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा करके जोड़ देंगे। यहाँ हम लिखेंगे 3x धन 3y बराबर 15, 2x ऋण 3y बराबर 4। चूंकि यहाँ पे एक धन का 3y है, एक ऋण का 3y है, तो ये विलुप्त हो जाएंगे। हमारे पास आएगा 5x बराबर 19। अब हम आगे हल करके देखते हैं। तो x बराबर 19/5 आ रहा है। इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो 19/5 धन y बराबर 5, इस 19/5 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, हमें प्राप्त होगा y बराबर 5 ऋण 19/5। यहाँ y बराबर 5/1 कर सकते हैं, -19/5 करते हैं। हम हर समान करके और इन्हें घटा देंगे, हमें परिणाम प्राप्त होगा y बराबर 6/5। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे रैखिक समीकरण युग्म के हल है x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। अब हम अगली विधि देखते हैं, बजगुणन विधि। दी हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म निम्न प्रकार है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
तो हम देखते हैं कि x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात, इनमें संबंध स्थापित करें तो हमें निम्न 3 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 अपन b2। यदि ये स्थिति प्राप्त होती है तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। यदि दूसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे। और तीसरी स्थिति है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। इस प्रकार हमें बस-गुणन विधि में इन 3 स्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। पिछले स्लाइड में हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं। यदि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। यहाँ अद्वितीय हल से तात्पर्य चर x और y के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा, x का मान प्राप्त करने के लिए हमें सूत्र दिया हुआ है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 पूरे का बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इसी प्रकार हम y का भी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 पूरे का बटे a1 b2 माइनस a2 b1। इन सूत्रों को बनाने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ देखो मैंने क्या किया है, यहाँ b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 लिख लिया। उन सबके बीच मैंने तीर लगा दिए हैं। इसमें क्या होगा, इन तीरों का मतलब है क्या, ये देखो। यहाँ है उपरोक्त दोनों संख्याओं के बीच के तीर के निशान सूचित करते हैं कि इन्हें गुणा करना है तथा प्रथम गुणनफल में से दूसरे गुणनफल को घटाना है। अर्थात b1 का c2 से गुणा करेंगे और ऋण का चिन्ह लगाते हुए b2 का गुणा c1 से करेंगे तो हमें x का अंश मिल जाएगा। इसी प्रकार c1 का गुणा a2 से करेंगे और c2 का गुणा a1 से करेंगे और दोनों के बीच क्या लगा देंगे, माइनस, तो हमें y का अंश मिल जाएगा। इसी प्रकार a1 का गुणा b2 से करेंगे, a2 का गुणा b1 से करेंगे, फिर हम a1 b2 में से a2 b1 को घटाते हुए लिख देंगे तो ये दोनों का हर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से इन सूत्रों को याद करना बहुत आसान है। यहाँ मैंने आपकी NCERT बुक का ही क्वेश्चन लिया हुआ है। प्रश्न 1 में निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बस-गुणन विधि से ज्ञात करो। वो उन्होंने कहा है 4 क्वेश्चन को आपको बस-गुणन विधि से ज्ञात करना है। मैं 4 में से एक क्वेश्चन लेती हूँ। मैं ले रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बच्चों यहाँ हमने समीकरण लिख लिए हैं 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इन्हें हम व्यवस्थित करेंगे। 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 और 2 हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर तुलना करने के लिए समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से किया है और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से किया। यहाँ मैंने मार्किंग कर दी है। यहाँ आप देख रहे हो a1 बराबर है 2 के, b1 1 के, c1 माइनस 5, a2 बराबर है 3 के, b2 बराबर 2 के और c2 बराबर है माइनस 1 के। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y के गुणांक एक कुछ नहीं था, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था, पर y तो था ना, तो उसका गुणांक क्या कहलाएगा, 1। हम इस तरह से टेबल पे इन सबको लिख देंगे। a2 का मान लिखेंगे बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 5, c2 बराबर माइनस 8, a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2। अब आप देखते हैं यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर नहीं, बराबर है 2 बटे 3 और b1 बटे b2 बराबर है 1 बटे 2, c1 बटे c2 बराबर है माइनस 5 अपान माइनस 8। इसे हम 5 बटे 8 भी लिख सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 बटे 3 1 बटे 2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे a1 बटे
A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2। अब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यदि इस A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 है, तब शर्तानुसार रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। इस तरीके से हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तुलना करके लिख दिया, समीकरण की शर्त भी देख ली और हमें ये भी पता चल गया कि इस स्थिति में हमें रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल मिलेंगे। बच्चों देखिए, हमने अपने मान को व्यवस्थित कर लिया है। पिछली स्लाइड में हमने बताया था इस तरीके से लिखने पर हमें सुविधा होगी। अब हम x का सूत्र लिखेंगे। x बराबर B1C2 माइनस B2C1 बटे में हर में लिखा है A1 B2 A2 B1। यहाँ पर हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो एक ऋण 8 से गुणा कर रहा है और घटते हुए फिर ऋण का चिन्ह लगाया हुआ, फिर 2 ऋण 5 से गुणा कर रहा है, बटे में 2 का 2 से गुणा है और ऋण करके 3 का 1 से गुणा है। हमें क्या वैल्यू मिलती है? ऋण 8 धन 10 पूरे का बटे 4 ऋण 3। वैल्यू क्या प्राप्त होगी? हमें x वैल्यू 2 प्राप्त होगी। अब हम y का सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे y का सूत्र क्या है हमारा? C1A2 माइनस C2A1 हर में लिखा हुआ है A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ सारे वैल्यूज फिर पुट करेंगे। ऊपर मैंने सारी वैल्यूज को लिखा हुआ है। वैल्यू पुट करने के बाद जब हम हल करेंगे उसको तो ऋण 15 धन 16 बटे 4 ऋण 3 लिखा हुआ है। तो y बराबर क्या मिलेगा हमें? 1 बटे। यहाँ 1 धन का आया है क्योंकि धन का था, बड़ी संख्या दोनों जगह है, बड़ी संख्या धन की है। तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। इस प्रकार बीजगणित विधि से अद्वितीय हल निकालना बहुत आसान है। आपको ये व्यवस्थित तरीके से लिखना आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जो लाल रंग से निशान तीर लगाए हुए हैं मैंने, और वो पहले गुणा करेंगे और पहले लिखे जाएंगे, और काले रंग से जो हमने तीर लगाए हैं उन संख्याओं गुणा करके घटा कर लिखा जाता है। पहली वाली में से दूसरी वाली को घटाते हैं और हमारा सूत्र तैयार हो जाता है। बच्चों, मैं एक टेबल बना रही हूँ। यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म लिखा हुआ है और जितना भी मैंने पढ़ा है तीनों विधियों के बारे में, जिसमें से ग्राफीय विधि और बीजगणित विधि में एक संबंध स्थापित कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको ग्राफ पेपर में 2 रेखा प्रतिच्छेदी मिलती हैं तो बीजगणित में ये शर्त लागू होती है। यदि ये दोनों कंडीशन आपको ग्राफ पेपर भले ऐसा मिल रहा है और बीजगणित की जो शर्त है वो ये लागू हो रही है, तो यहाँ पर समीकरण इकाई के अद्वितीय हल होंगे। और यदि अद्वितीय हल होंगे तो ये हमारे 2 सूत्र, ये हमारे इकाई के लिए है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी कर रही हैं तो हमारा अनुपात इस तरीके से मिलेगा और रैखिक समीकरण अद्वितीय होंगे जिनके x और y के मान ज्ञात करना है। दूसरा आप देख रहे हो, यदि आपको रेखाएं संपाती मिल रही हैं तो आपको शर्त ये लगेगी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस परिस्थिति में अनंत हल होंगे। तीसरी स्थिति है रेखाएं यदि समानांतर हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। तो इस परिस्थिति में कोई भी हल नहीं होगा। इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको।